नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न दिया है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, झांसी। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कब स्थापना होती है? तो 1988 में स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे जानना प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 403 है। फिर दूसरा कथन दिया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 108 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल एक जो कथन है वो सही है, और यहाँ पे कथन सही ही पूछा था। जो विधानसभा में जो कुल सीटों की संख्या है वो 403 है, बिल्कुल बात ठीक है। जो विधान परिषद है इसमें कुल सीटों की जो संख्या है वो 100 है, मतलब 100 है इसलिए, और यहाँ पे 108 दी थी, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, जौनपुर। जौनपुर जो आता है वो नगर पालिका परिषद में आता है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 17 जो नगर हैं वो नगर निगम में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है, डूरंड रेखा भारत तथा पाकिस्तान को अलग करती है। फिर दूसरा जो कथन दिया है, रेड क्लिफ रेखा भारत अफगानिस्तान को अलग करती है। फिर तीसरा जो कथन दिया है, मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन को अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। जो तीनों कथन है वो बिल्कुल ठीक है। आगे जानते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, 14 से 18 अनुच्छेद। अगर 14 में पूछ लिया जाए तो विधि के समक्ष समता है, ये भी याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर उसके बाद अगर 18 में पूछ लिया जाए तो क्या है? तो उपाधियों का अंत 18 अनुच्छेद में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, जालंगी जो नदी है वो गंगा बेसिन का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, फसल और उसके शीर्ष उत्पादों राज्यों के निम्नलिखित उद्गमों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, मूंगफली जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं है, गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, 5 होनी चाहिए। और कौन से अनुच्छेद के तहत है ये? तो 145 अनुच्छेद 3 के तहत ये बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किन का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, जो राजेंद्र प्रसाद हैं और बी आर दास जो हैं ये संबंधित नहीं है स्वराज पार्टी से, ये भी याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी ये संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ आपकी सूची 1 दी है, एक तरफ आपकी सूची 2 दी है, तो आपको सम्मिलित करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। वाशिंग सोडा जो है वो 4 नंबर पे मिलान होगा, सोडियम कार्बोनेट। फिर अगर बी नंबर पे आए तो बी वाला जो कास्टिक सोडा है वो कहाँ जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड में जाएगा। फिर अगर सी वाला देखें तो नीला थोथा जो है वो कहाँ जाएगा? तो कॉपर सल्फेट में जाएगा। फिर हाइपो जो जाएगा वो 3 नंबर पे जाएगा, सोडियम थायो सल्फेट में जाएगा। ये सही मिलान है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, जे बी कृपलानी। और ये कब अध्यक्ष बने थे? तो मेरठ में जो अधिवेशन था कांग्रेस का उस समय बने थे 1946 में, ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। और ये कहाँ है, तो मुंबई में है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। और इसका वर्तमान में जो नाम हो गया है वो IREL इंडिया लिमिटेड इसका नाम है वर्तमान में, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वो कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ये नई दिल्ली में नहीं है, तो तमिलनाडु में, ये भी याद रखिएगा तमिलनाडु। अगर पूछ लिया जाए शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहाँ है, तो ये कोलकाता में है, ये भी याद रखिएगा कोलकाता में। और अगर पूछ लिया जाए भारी जल बोर्ड जो कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो मुंबई में, ये भी याद रखिएगा कहाँ, मुंबई में। तो ये वाला जो डी वाला था वो सही सुमेलित था। प्रश्न दिया है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, गोसामर रेशा। अगला प्रश्न दिया है जैव विविधता का वर्गीकरण किया था, तो हिकेटर इन्होंने कब किया था, तो 1960 में किया था, ये भी याद रखिएगा। और कितनी श्रेणियों में किया था, तो 3 श्रेणियों में, अल्फा बीटा गामा श्रेणियों में विभाजित किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, नाइट्रोजन तथा नाइट्रिक अम्ल, ये हरित गृह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, एस्ट्रोन जो है वो स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग पूछ लिया जाए तो टेस्टोस्टेरोन ये पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग क्या है, एस्ट्रोन, ये स्त्रीलिंग हार्मोन है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का क्रम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, पहले हरियाणा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर आता है चौथे नंबर पे यूपी आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो भोपाल में नहीं है, कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, ये भी याद रखिएगा बेंगलुरु। और बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, 1974। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, अधिकरण जो है वो भाग 10 में नहीं है बल्कि भाग 14 का में है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी जो है पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 का में है, और सहकारी समितियां जो है 9 भाग 9 खा में है, ये भी याद रखिएगा। और जो गलत था वो अधिकरण जो है भाग 14 का में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा। जो अलीगढ़ है ये जो संबंधित है तालों से संबंधित है बल्कि चमड़े से नहीं है, चमड़े से जो है वो आगरा और कानपुर है, ये जो है अलीगढ़ के ताले बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये वाला और बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो अनुच्छेद 338 में है, ये भी याद रखिएगा 338। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंतर राज्य परिषद जो है 263, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो गलत था वो सी वाला था। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो 338 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश की जनजातियों उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, खरवार जो है वो ललितपुर नहीं है बल्कि ये कहाँ पड़ता है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी ये जनजाति है रहती है, ये भी याद रखिएगा, ललितपुर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न दिया है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी से होगा। शीत अयांत जो है 22 नवंबर नहीं होगा बल्कि 21-22 दिसंबर होगा, ये भी याद रखिएगा 21-22 दिसंबर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया है अग्नेय चट्टानें समानतः रवेदार होती हैं। फिर दूसरा कथन दिया है परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर तीसरा कथन दिया है रूपांतरित चट्टानों का निर्माण अग्नि तथा परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा। जो तीनों कथन है वो सही कथन है तीनों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहले सूची में दिया है अग्रणीय उत्पादक देश दिए हैं, दूसरी सूची में दिया है पदार्थ क्या वहां पे पैदावार होती है। तो पहला जो ए वाला है कोटे डी आइवरी जो होगा वो 2 नंबर पे होगा कोको। फिर भारत, अगर भारत के विषय में देख लिया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा दूध होता है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का देख लिया जाए तो मक्का सबसे ज्यादा। फिर चीन में अगर देख लिया जाए तो मूंगफली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, पहले का दूसरा और बी का क्या होगा चौथा होगा। भारत में दूध होता है सबसे ज्यादा और सी का पहला होगा, डी का तीसरा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। 1 और 3 जो हैं वो सही हैं। कौन कौन से देश हैं तो अल्बानिया, क्रोएशिया और तीसरे नंबर पे साइप्रस, लेबनान, ये देश जो हैं भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं। फिर दूसरा कथन दिया सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा, केवल जो कथन नंबर 2 है वही सही है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृत भांड है। फिर दूसरा कथन दिया है मूर्ति पूजा का आरंभ आर्य काल से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, केवल एक जो कथन है वो सही है। मूर्ति पूजा जो आरंभ हुई है वो गुप्त काल से आरंभ हुई है, ना कि आर्य काल से। तो ये भी जो कथन नंबर 2 है वो गलत हो जाता है और सही पूछा था तो केवल कथन नंबर 1 जो है वो सही है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है किस अभिलेख से ब्राह्मणों बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, नाना घाट अभिलेख से, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है मैक्सनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा। 7 कौन कौन से 7 हैं देख लेते हैं। जो 7 श्रेणी है उसमें पहली दार्शनिक, कृषक, दूसरी पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद, ये 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया है। किसने? मैग्थनीज ने इंडिका पुस्तक में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने योगदान दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। राष्ट्रकूट जो वंश था उसके शासकों ने योगदान दिया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान किस विद्वान ने राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा। शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया और इसका नाम क्या रखा था तो वहर उल असमार नाम रखा था इसका। तो ये भी नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में तांबे के दाम चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा। 64:1। और जान लेते हैं इसके बारे में। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में जो शुद्ध चांदी का रुपए था उसका 178 ग्रेन था और तांबे का दाम जो था 380 ग्रेन था, ये भी याद रखिएगा।
और इसकी जो विनिमय दर थी वो 64:1 की थी, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी संस्था दी है, एक तरफ स्थापना दिवस दिया है। तो पहला दिया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। फिर दिया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1964 में हुई थी। फिर तीसरे नंबर पे दिया है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और फिर दिया है चौथे नंबर पे भारतीय लघु उद्योग विकास की जो विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर पहले का बी आपको दिख रहा होगा, सिर्फ एक ही में है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर होगा वो बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। जो जिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ है, लद्दाख में। और लद्दाख में कहाँ पे स्थित है, तो कारगिल जिले में, लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। और किसको किसको जोड़ता है जो जिला, तो लेह और श्रीनगर को ये जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। लेह और श्रीनगर को महत्वपूर्ण बन जाता है, कभी कभी पूछ लेगा किसको जोड़ता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे जानते हैं बाकी जो दर्रे लिखे हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न दिया है शेरशाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपके विभाग दिए, उससे संबंधित कार्य दिए। तो दीन अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित था। फिर दीन रसालत जो था वो विदेशी धार्मिक मामलों का विभाग था। और फिर दीन इंसा जो था वो आपका शाही सचिवालय था। और जो दीन बिरजारत जो था वो वित्त विभाग था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। पहले का सी, दूसरे का वी, तीसरे का डी और चौथे का ए, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। गैसें दी हैं आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे पूछा है इन वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। पहले क्या आएगी, नाइट्रोजन आएगी फर्स्ट नंबर पे। पहले नाइट्रोजन कितनी है, तो लगभग 78% वायुमंडल में है। फिर अगर पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, 21% लगभग है। फिर आती है आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है क्रम सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूचियां दी है, उससे संबंधित दिया है, किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वो दल बदल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। फिर तीसरी अनुसूची जो संबंधित है वो शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। फिर 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। फिर 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। पहले का सी, दूसरे का डी और 3 का वी और चौथे का ए भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। पहला कथन दिया है ये साधारणता लाल रंग की होती है। फिर दूसरा कथन दिया ये मिट्टी नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध होती है। फिर तीसरा कथन दिया है इनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। फिर चौथा दिया है इन मिट्टियों में काजू साबूदाना की अच्छी उपज होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर डी सही होगा। लेटेराइट मिट्टी का जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। और अगर पूछ लिया जाए इसमें कौन सी अधिकता पाई जाती है तो नाइट्रोजन पोटास की समृद्धि नहीं होती, इसमें और कमी होती है नाइट्रोजन पोटास की, ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए जो गलत पूछा था तो गलत जो होगा 2 और 3 जो कथन है वो गलत है और बाकी जो कथन है 1 और चौथा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर
वी सही होगा। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत की गई। और अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ली जाए तो स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। और उस समय सबसे पहले जो अध्यक्ष थे तो एमसी शीतल वार्ड जी थे, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो 1955 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो पहला जो इधर पुरस्कार दिए हैं, फिर संबंधित क्षेत्र दिए हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? तो विज्ञान से संबंधित है। फिर मान बुकर पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। और ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है। अगर एमी अवार्ड्स जो संबंधित है वो टेलीविजन उद्योग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर सी सही होगा। पहले का ए और दूसरे का वी, तीसरे का डी और चौथे का सी, यह ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को उनके मुख्यालय के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपके संगठन दिए, एक तरफ मुख्यालय दिए। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। चौथा दिया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। पहले का ए, दूसरे का वी, तीसरे का सी, चौथे का डी, यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न दिया है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक विषयों से संबंधित है। और जो अभिधम्म पिटक है इसी को पंथन, इसके विभाजन किए गए हैं, पंथन, यमक, विभंग, इस तरीके से इसके विभाजन किए गए हैं दार्शनिक भाग के। और अगर विनय पिटक पूछ लिया जाए तो जो संघ और जो मठवासी हैं उनके नियम लिखे हैं विनय पिटक में, ये भी याद रखिएगा। और एक पिटक जो है सुप्त पिटक जो है उसमें जो है मुख्य प्रशिक्षण का जो नियम है वो लिखा हुआ है। तो इसमें विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया और सुप्त पिटक हो गया, ये तीनों पिटक हैं वो। अगला प्रश्न दिया, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है। तो पहला कथन दिया है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। दूसरा कथन दिया है, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ है। दोनों जो कथन है वो सत्य हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल, तमिल साहित्य का आधार माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। कुरल जो है वो तमिल साहित्य माना जाता है और इसी को पंचम वेद भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। देवराय प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न दिया, सेंधव सभ्यता के किस स्थल में मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक सही होगा। जो ये है वो लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। भोगवा नदी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सुप्ता कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, नर्मदा नदी को। फिर अगला प्रश्न दिया, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजकीय भाषा घोषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। अगला प्रश्न दिया, दीन ए मखवी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, जेबू निंसा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। 1 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। किताब उल रहला जो है वो इब्न बतूता की है, बिल्कुल बात ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे शाहनामा जो है फिर दोषी की है, बिल्कुल बात ठीक है।
दूसरे नंबर पे तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो की है, ये भी याद रखिएगा, अमीर खुसरो, खुसरो की है, ये भी याद रखिएगा तुगलकनामा। और ताकीके हिंद जो है वो किसकी है, अलबरूनी की, अलबरूनी, तो ये अलबरूनी की है। अगला प्रश्न दिया है, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुलों और नाव की व्यवस्था करना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, मीर ए बाहर, ये वाला जो डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गवर्नर जनरल तथा उसके समय हुए कार्य में गलत युग्म की पहचान करनी है, यहाँ पे गलत पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना की है वो सैयद अहमद खान ने की है, ये भी याद रखिएगा, अहमद खान। कब की है, तो 1920 में, ये भी याद रखिएगा 1920 में। बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न दिया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने। जो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था वो प्रस्तुत कब किया गया? तो 14 जुलाई 1942 में इसको प्रस्तुत किया गया। कहाँ पे? तो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था गुजरात में, तब प्रस्तुत किया गया। अगर पूछ लिया जाए प्रारंभ कब हुआ, तो 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। उसी दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसलिए ये असफल हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न दिया है, ब्रिटिश काल द्वारा आधुनिक शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार की और पहला कदम कब बढ़ाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, 1813 में बढ़ाया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगर इनका पूछ लिया जाए तो इन्हीं ने गीता रहस्य जो पुस्तक है इन्हीं ने लिखी है, ये भी याद रखिएगा, गीता रहस्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जो गीता रहस्य लिखी थी तो ये जेल में रह के ही इन्होंने लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने केसरी जो पत्रिका है इन्हीं ने ये संपादक है केसरी पत्रिका के, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, मांतगिनी हजारा, इनको बूढ़ी गांधी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 6000 लोगों को समर्थन में इन्होंने जुलूस निकाला था, उसमें अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, तो गोली चलाने में इनकी भीड़ में मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। ये इतने प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।